हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एल आर टेबल का पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग से एंड तक करने वाले हैं। एल आर टेबल कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है? बॉटम अप पार्सर हम पढ़ रहे थे। बॉटम अप पार्सर में 4 पार्सर थे हमारे पास। कौन कौन से थे? LR0, SLR1, LLR1 और CLR1। इन चारों पार्सर्स में जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कोई भी पार्सर अगर हमारे सामने आता है तो हम क्या चेक करते हैं कि बेसिकली ये ग्रामर है। अगर इस पार्सर को इस ग्रामर की स्ट्रिंग्स दी जाए पार्स करने के लिए तो वो पूरा पार्स कर लेगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा शुरू से लेके अब तक एजेंडा क्या रहा है कि किसी भी पार्सर को कोई भी पार्सर गिवन हो और ग्रामर गिवन हो तो हमें पता लगाना होता है कि ये पार्सर जब इस ग्रामर को पार्स करेगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में कौन सा था? सबसे पहले टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में कौन सा पार्सर होता था? केवल एक ही पार्सर होता था, एल पार्सर। अब वो एल पार्सर में कन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसका हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता था। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था जी? कि हम एल टेबल को कंस्ट्रक्ट करते थे, फिर चेक करते थे इफ एनी सेल ऑफ द एल टेबल कंटेन्स मोर देन वन एंट्री देन वी से देर इज एन कन्फ्लिक्ट इन द एल टेबल। और अगर कन्फ्लिक्ट है तो मतलब ये एल ग्रामर नहीं है। जिस ग्रामर को हम पार्स करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग एल पार्सर, वो ग्रामर आपकी एल ग्रामर नहीं है। और इसकी एक और ट्रिक भी होती थी। वो ट्रिक क्या थी कि अगर LL1 चेक करना है तो 1-1 साइज का ब्लॉक बनाओ। 1-1 साइज का ब्लॉक बनाओ स्टार्टिंग से। अगर वो 1-1 साइज के ब्लॉक में इंटरसेक्शन फाइ हाँ, LL1 हाँ, फाइ ना, LL1 ना। LL2 है तो 2-2 साइज का ब्लॉक बनाओ। इंटरसेक्शन फाइ हाँ, LL2 हाँ, फाइ ना, LL2 ना। LL3 है तो 3-3 साइज का ब्लॉक बनाओ। फाइ हाँ, इंटरसेक्शन फाइ हाँ तो LL3 हाँ, फाइ ना तो LL3 ना। अब शॉर्टकट ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं कि LL है कि नहीं है, और टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो कब हमें टेबल लगानी है, कब हमें शॉर्टकट ट्रिक लगानी है? जहां पर भी आपसे ये पूछा जाए कि आइडेंटिफाई इफ दिस ग्रामर इज LL और नॉट, शॉर्टकट ट्री लगा दो। जहां पर ये पूछा जाए कि भाई ये टेबल है तुम्हारी, इस टेबल में M A, B क्या होगा? M क्या होता था बेसिकली? ट्रांजेक्शन, सॉरी M क्या होता था बेसिकली? एंट्री। तो MA, B क्या होगा? इसके लिए आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। जब भी वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले कि इस सेल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी या फिर इस पूरी टेबल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होगी, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले तब टेबल ड्रॉ करनी है, वरना टेबल ड्रॉ नहीं करनी। नाउ कम टू द बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर में हमने क्या क्या बोला था कि बॉटम अप पार्सर में भी ट्रेडिशनली यही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि आप टेबल को कंस्ट्रक्ट करो, फिर टेबल की सेल्स को देखो। अगर सेल के अंदर एक से ज़्यादा एंट्री है तो वो आपकी LR पार्सर, पर्टिकुलर LR पार्सर है, और अगर नहीं है तो वो पर्टिकुलर LR ग्रामर नहीं है। ठीक है, पर हमने ये भी कहा था कि LR की जो टेबल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, LR टेबल इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एज कम्पेयर टू LL टेबल। तो इसके लिए हमने क्या करा कि आप LR टेबल बनाने की कोशिश मत करो, आप मशीन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मशीन बनाने की कोशिश करो, और उन मशीन्स की जो स्टेट्स होंगी, मशीन क्या होता है बेसिकली? मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड इट्स ट्रांजिशन। स्टेट एंड इट्स ट्रांजिशन के कॉम्बिनेशन को मशीन कह देते हैं। अब वो स्टेट्स को आप देखो, अगर वो स्टेट्स में आपका कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, किसी भी एक स्टेट में अगर आपका कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो आप बोल दोगे कि होल मशीन में कन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो LR ग्रामर थी वो नहीं है। ठीक है, अगर वो SLR की मशीन है तो उसमें कन्फ्लिक्ट है तो आप कह दोगे कि SLR ग्रामर नहीं है। अगर LLR की मशीन है उसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप कह दोगे कि LLR ग्रामर नहीं है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन CLR और LLR में कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन सेम थी। LR0 और SLR1 में कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन अलग अलग थी। ठीक है, CLR और LLR में मशीन अलग अलग थी, LR0 और SLR में मशीन सेम सेम थी। लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अभी तो मैं आपका क्विक रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली 5 मिनट की क्लास हो गई तो 5 मिनट में मैंने आपको
सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दिए जो कि हमने पिछले 3 क्लासेस में, 3 या 4 क्लासेस जितनी भी उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से आपका बॉटम अप पार्सर का बेसिकली इंपॉर्टेंट वाला एरिया, वाला एरिया कौन सा, कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि बेसिकली ये SLR ग्रामर है कि नहीं है, LLR है कि नहीं है, तो यहाँ तक आपका वो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, एक चीज़ बचती थी, वो थी इसकी टेबल कंस्ट्रक्शन। टेबल कंस्ट्रक्शन ऑल दो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेबल कंस्ट्रक्शन वाला जो काम था वो तो हमने मशीन बना के कर लिया, पर फिर भी कंप्लीशन के लिए भाई मेरे को तो करवाना है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन चारों पार्सर की टेबल कंस्ट्रक्शन को और कर लेंगे। ठीक है, अब फिर टेबल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो मतलब ये चारों पार्सर का काम खत्म। नेक्स्ट टॉपिक से हम अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम अपना स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो अपना टॉपिक क्या है, अपना लिख देते हैं पहले। टॉपिक क्या है अपना, LR टेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, LR टेबल कंस्ट्रक्शन। अब देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे LR0 क्यों नहीं लिखा, SLR क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो टेबल का जो फॉर्मेट है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी सेम फॉर ऑल द 4 पार्सर्स। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर चारों पार्सर्स के लिए सेम लगेगा, बस एंट्री भरने के तरीके बदलते रहेंगे पार्सर टू पार्सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीख लेते हैं कि बेसिकली टेबल की टर्मिनोलॉजी क्या है, विच रिमेन सेम फॉर द 4 पार्सर्स। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि टेबल क्या होती है, टेबल ऐसी सी होती है ना, टेबल ऐसी सी होती है, यहाँ पे कुछ कुछ होता है, यहाँ पे कुछ कुछ होता है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी एंट्री। अभी एंट्री को देख लेते हैं सबसे पहले। एंट्री, एंट्री फर्स्ट होती है आपकी कौन सी, शिफ्ट एंट्री। सेकंड कौन सी एंट्री होती है आपकी, गो टू एंट्री। ठीक है, शिफ्ट एंट्री और गो टू एंट्री क्या क्या होती है। अब देखो बॉटम अप पार्सर में हमने सबसे पहले तो मशीन बनाई थी, अब इस मशीन को देख के हम टेबल बना रहे हैं, तो आपके पास मशीन ऑलरेडी है। ठीक है, व्हेन यू वांट टू कंस्ट्रक्ट टेबल, आपके पास मशीन ऑलरेडी है, ये मान के आप चलोगे। तो अब देखो मशीन में क्या होता है, आपकी स्टेट्स होती हैं। सपोज करो कि ये स्टेट्स है आपकी I0, ये स्टेट है आपकी I1, और ये वाली स्टेट है आपकी I2। ठीक है, इन ट्रांजिशंस के ऊपर टर्मिनल भी आ सकता है, नॉन टर्मिनल भी आ सकता है। भाई ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए, मशीन में जहाँ पर भी नाम ले लो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक पिछले 2 लेक्चर से मशीन 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 ही करे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर सपोज ये हो गया आपका टर्मिनल, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनल, तो इसका मतलब I0 से अगर हमें I1 पे जाना है, I0 से हमें I1 पे जाना है, तो ट्रांजिशन को क्या इनपुट चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा एक आपका एक आपका टर्मिनल। सिमिलरली अगर I0 से जाना है आपको I2, तो ट्रांजिशन को क्या इनपुट चाहिए होगा, चाहिए होगा एक नॉन टर्मिनल। अब देखो अगर आपका ये वाला सीन होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, इनपुट में क्या मिल रहा है आपका टर्मिनल, तो इसको हम कह देंगे आपकी शिफ्ट एंट्री, और ये वाली हो जाएगी आपकी गो टू एंट्री। समझ रहे हो कंक्लूजन क्या है, कि मशीन में एक स्टेट से ट्रांजिशन होते हैं दूसरी स्टेट पे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होता है, ट्रांजिशन इनपुट। वो इनपुट में आपका टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। अगर इनपुट में आपका टर्मिनल हुआ, इट मीन्स I1 इज गोइंग टू I0 is going to I1 by accepting a terminal,
तो इस एंट्री को हम बोलेंगे शिफ्ट एंट्री। इफ I1 is going to I0 is going to I2 by accepting a नॉन टर्मिनल, तो इस एंट्री को हम बोलेंगे गो टू एंट्री। ठीक है जी, आपको शिफ्ट और गो टू एंट्री समझ में आ गई अच्छे से? सही है। थर्ड टाइप की अपनी एंट्री होती है आपकी रिड्यूस्ड एंट्री। रिड्यूस एंट्री वही होती है जो कि अपन इतने टाइम तक पढ़ते आ रहे हैं। जब भी आपका जो डॉट है, डॉट क्या बताता है कि कितना पढ़ चुका है, डॉट के इस तरफ का मतलब पढ़ा जा चुका है, डॉट के इस तरफ का मतलब ये पढ़ना है। तो जब भी डॉट लास्ट में, इसका मतलब पूरा का पूरा पढ़ा जा चुका है, इसका मतलब वो रिड्यूस्ड एंट्री है। अगर ऐसे हो जाए तो भी ये क्या आपकी रिड्यूस्ड एंट्री। फोर्थ टाइप ऑफ एंट्री इज आपकी एक्सेप्टेंस एंट्री। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंट्री आपकी क्या होती है, बताया था मैंने, याद हो तो। ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर अगर आपकी पूरी की पूरी रिड्यूस्ड हो जाए तो उसको हम कह देते हैं एक्सेप्टेंस एंट्री। बेसिकली ये जो है, ये बेसिकली है तो एक रिड्यूस्ड एंट्री, पर इसको हम रिड्यूस्ड एंट्री नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑगमेंटेड ग्रामर थी। अच्छा, भेदभाव क्यों करा? क्यों? क्योंकि जो रिड्यूस्ड एंट्री होती है ना, इट पार्टिसिपेट इन कन्फ्लिक्ट, एस आर कन्फ्लिक्ट। एस आर में आर जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एंट्री पार्टिसिपेट इन एस आर कन्फ्लिक्ट एज वेल एज आर आर कन्फ्लिक्ट। पर जो ऑगमेंटेड ग्रामर होती है, एस डैश गिव्स एस डॉट या फिर एस डैश गिव्स डॉट एस, ये तो ओरिजिनली अपने क्वेश्चन में थी नहीं, ये तो हमने एक्स्ट्रा लगाई थी सो डेट कि हमारी जो ग्रामर का सेट है उसमें डॉट ऑपरेटर आ जाए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लगाई थी। अब जब ये ग्रामर हम लेके ही बाहर से आए हैं, ये वाली आपकी प्रोडक्शन हम लेके ही बाहर से आए हैं, देन हाउ कैन इट पार्टिसिपेट इन द कन्फ्लिक्ट? इट कैन नॉट पार्टिसिपेट। इसीलिए हमने इसकी बरादरी अलग कर दी, इसको हमने रिड्यूस्ड से हटा दिया और इसको हमने अलग नाम दे दिया एक्सेप्टेंस एंट्री। ठीक है, तो दिस इज अवर फोर्थ एंट्री टाइप, एक्सेप्टेंस एंट्री। एंड फिफ्थ एंड लास्ट एंट्री इज ब्लैंक एंट्री। ब्लैंक एंट्री क्या होती है? खाली, टेबल का जो सेल है वो खाली है। मैंने आपको बताया था कि जो खालीपन है वो कभी भी आपका कन्फ्लिक्ट की निशानी नहीं है। खाली क्या होता है? केवल और केवल एक एरर होती है, खड़ खड़ होती है, कंपाइलर को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, पर वो बढ़ जाता है। दिक्कत कहाँ पे आएगी? कन्फ्लिक्ट में। कन्फ्लिक्ट में क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि एट दैट पॉइंट जहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा वहाँ पे कंपाइलर के पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एंड कंपाइलर होती है एक बॉटम मशीन, उसके पास दिमाग नहीं होता, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको इधर जाना है या इधर जाना है। तो इसका मतलब कन्फ्लिक्ट आ गया, कंपाइलर आगे बढ़ ही नहीं पाया, मुसीबत आ गई। पर ब्लैंक एंट्री इज एक्सेप्टेबल, तो इसीलिए वो खड़खड़ हमारी एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम उसको भी एक एंट्री कह देते हैं, दैट इज नोन एज ब्लैंक एंट्री। ठीक है, तो ये 5 तरीके की अपनी एंट्री होती है जिसकी मदद से हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये एंट्री अब अच्छे से समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो एल आर टेबल की जो एंट्री होती है वो शिफ्ट एंट्री की, आपका ये एक स्टेट है, इस स्टेट से आप दूसरी स्टेट पर जा रहे हो बाय टेकिंग एन टर्मिनल, बाय इनपुट एज टर्मिनल। तो आप, ये हो गई आपकी शिफ्ट एंट्री। नॉन टर्मिनल से है तो ये आ गई आपकी गो टू एंट्री। रिड्यूस्ड एंट्री मतलब जो डॉट है वो लास्ट में आ रहा है। एक्सेप्टेंस एंट्री मतलब ये ऑगमेंटेड ग्रामर की एंट्री, और इधर हो गई आपकी ब्लैंक एंट्री। ठीक है, अब देखो ये टर्मिनोलॉजी है, ये मैं भी आपको क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले है अपनी LR0 टेबल, तो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन की मदद से देखते हैं। ठीक है जी, तो पहली वाली टेबल अपनी कौन सी है? LR0 टेबल। और इसमें अपना क्वेश्चन क्या है आपका? एस गिव्स AB और एप्सिलॉन। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना? एस गिव्स AB एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो टेबल है वो अपन बनाते हैं मशीन देख के। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, अपनी मशीन कंस्ट्रक्ट करनी। मशीन में देख लो क्या, अब तो मेरे को नहीं लगता मेरे को सारी चीज़ें बोल बोल के करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ऑगमेंटेड ग्रामर लेते हो, फिर डॉट के बाद में एस है तो एस गिव्स AB और एस गिव्स डॉट एप्सिलॉन। लिखो ना लिखो एक ही बात है। ये हो गई आपकी पहली स्टेट I0,
फिर इसके बाद में आपको फर्स्ट वाले को पढ़ाना है, कैपिटल एस से पढ़ लेगा। फिर इधर आपको इसको पढ़ाना है तो स्मॉल ए से पढ़ लेगा, यहाँ पे ए डॉट बी। फिर आपको थर्ड वाली पढ़ी हुई है तो ये वाली स्टेट में आ जाओ, आई वन पढ़ी लिखी है पूरी। इधर आई टू अभी पढ़ी नहीं है तो इसको पढ़ना बाकी है, तो इधर बी से ये पढ़ ली गई आपकी इधर। ठीक है, ये हो गई आपकी आई3। ठीक है, अब देखो ये जो है LR मशीन बन गई। अब कन्फ्लिक्ट अगर देखना है तो हम यहीं पे देख के बता सकते हैं, जैसे आई नॉट में कन्फ्लिक्ट है। हाँ देखो आई नॉट में कन्फ्लिक्ट आ गया, ये जो ये है एस गिब्स डॉट, ये आपकी रिड्यूस्ड है, और ये जो है एस गिब्स डॉट ए बी ये आपकी शिफ्ट है, क्योंकि डॉट के बाद में आपका टर्मिनल है ना। तो ये आपकी एस आर कन्फ्लिक्ट हो गया। पर अभी अपन को कन्फ्लिक्ट बताना नहीं है, अभी अपन को क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी LR0 टेबल। तो LR0 टेबल बनाने का देखो तरीका, एक ही बार देख लेना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। I0, I1, I2, I3, मतलब इस तरफ आपने क्या लिखा, जितनी भी आपकी स्टेट्स थी ना वो सारी इस तरफ लिख दी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, सबसे पहले अपने टर्मिनल्स लिख दो। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, ए बी और डॉलर। डॉलर क्यों है भाई टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, वो सारे सिंबल जो कि आपकी टेप में आए वो टर्मिनल हो जाते हैं। टेप में क्या क्या रहता है आपके, ए बी डॉलर, डॉलर तो रहता ही रहता है, स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर रहता है। तो ये तीन, फिर आपका टर्मिनल हो गया, तो उसके बाद में नॉन टर्मिनल लिख दो। नॉन टर्मिनल यहाँ पे एक ही है, वो है एस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी टेबल का फॉर्मेट। अब इस टेबल में अपन को एंट्री कौन कौन सी भरनी है, 5 तरीके की एंट्री होती है अपने पास, जो कि हमने ऊपर पढ़ी ली है। अब इसको भरते कैसे हैं ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आई नॉट एस को पढ़ के जा रहा है I1 में, आई नॉट एस को पढ़ के कहाँ जा रहा है I1 में, तो आई नॉट ने एस को पढ़ के यहाँ पर गया, तो ये जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन आएगी यहाँ पर। ठीक है, आई नॉट एस को पढ़ के कहाँ गया I1 में। अब देखो वो नॉन टर्मिनल को पढ़ के गया, तो ये कौन सी एंट्री आपकी, गो टू एंट्री। गो टू एंट्री है तो इसको डायरेक्टली ऐसे यहाँ लिख दो आप, सर्कल करके 1। ठीक है, ये बेसिकली एक नोटेशन है जो कि दर्शाता है कि गो टू एंट्री है। फिर दूसरी ट्रांजिशन देखो, आई नॉट जो है वो ए को पढ़ के गया I2 पे, आई नॉट ए को पढ़ के गया I2 पे, आई नॉट ए को पढ़ के गया यहाँ पे आई टू की एंट्री आ जाएगी। अब देखो ये जो है वो आपकी शिफ्ट एंट्री है, तो यहाँ पे आ गया आपका S2। क्या आ गया यहाँ पे S2। अब देखो, ठीक है, आपकी ट्रांजिशन सारी कवर्ड हो गई। अब देखो आई नॉट में कोई ना कोई रिड्यूस्ड एंट्री है कि नहीं है, क्योंकि एक एंट्री अपने पास कौन सी थी। अब देखो शिफ्ट एंट्री हो गई, गो टू एंट्री हो गई, थर्ड तरीके की एंट्री जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी आपकी, रिड्यूस्ड एंट्री। अब देखो इसमें आई नॉट में आपकी कोई ना कोई रिड्यूस्ड स्टेट है कि नहीं है, हाँ है। ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो रिड्यूस ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा हूँ, ये वाली जो प्रोडक्शन है वो आपकी रिड्यूस्ड प्रोडक्शन है। इसका मतलब आई नॉट में आपकी रिड्यूस्ड वाली प्रोडक्शन भी है, तो इसका मतलब आई नॉट वाले पूरे के पूरे रो में आप क्या भर दो, रिड्यूस्ड, आर आर आर। यहाँ पे टर्मिनल तक ही भरना है, नॉन टर्मिनल पे नहीं भरना। अब चलते हैं अपने I1 के ऊपर। I1 देखो, I1 कहीं पे कुछ पढ़ के जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, I1 के अंदर कोई रिड्यूस्ड एंट्री है, भाई पाप लगेगा अगर तुमने इसको रिड्यूस्ड एंट्री कह दिया तो। ये कौन सी एंट्री आपकी, एक्सेप्टेंस एंट्री। फोर्थ टाइप ऑफ एंट्री जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, एक्सेप्टेंस एंट्री। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस एंट्री। एक्सेप्टेंस एंट्री केवल और केवल डॉलर के नीचे लिखनी है, तो यहाँ पे डॉलर के नीचे हमने क्या लिख दिया, एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद आ जाते हैं I2 पे। I2 क्या पढ़ के जा रहा है, स्मॉल बी पढ़ के जा रहा है I3 पे, तो ये हो गया S3, शिफ्ट 3। फिर इसके बाद में I2 में कोई भी आपकी रिड्यूस्ड एंट्री है, नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलो, I3 आपका कोई कहीं पे कुछ पढ़ लिख रहा है, नहीं पढ़ लिख रहा है। I3 में कोई भी आपकी रिड्यूस्ड एंट्री है, हाँ है एंट्री, तो ये भी हो गया आर आर आर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब इस टेबल में आप देखो कि
कोई भी ऐसा सेल प्रेजेंट है जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा एंट्री मौजूद हो? बिल्कुल मौजूद है। ये वाला सेल, ये वाला सेल है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्री मौजूद है, शिफ्ट एंट्री भी है, रिड्यूस्ड एंट्री भी है। इसका मतलब ये हो गया आपका कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या है, LR0 कन्फ्लिक्ट, यस, देयरफॉर LR0 ग्रामर नो। ठीक है, समझ गए? ओरिजिनली क्या था कि ये जो अपने पास थी इसको हम यहाँ से देख सकते थे कि ये आपका क्या है, शिफ्ट है, ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते थे कि LR0 ग्रामर नहीं है। पर हमें क्या थी, हमें टेबल बनाना सीखना था, तो हमने टेबल बनाया, फिर टेबल बना के हमने चेक कर लिया। अब अगर ये टेबल बनानी आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर से रिवर्स करके देख लेना अपना क्या जाता है। ठीक है, इंटरनेट आपके पास है ये अच्छा खासा। अब देखो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब कि ऐसे पहचानो या फिर ऐसे पहचानो, क्या कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि कन्फ्लिक्ट है या नहीं है ये तो आपको बता देगा मशीन भी, पर नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट अगर पूछ ले जाए कि भाई इस ग्रामर में बेसिकली कितने नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि देखो, ये जो रिड्यूस्ड है ना, ये रिड्यूस्ड ना सबके नीचे आ रहा है, सबके नीचे। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर एक बी की ट्रांजिशन भी हो, यहाँ पे अगर एक बी की ट्रांजिशन भी हो, उस बी की ट्रांजिशन से यहाँ पे सपोज कुछ भी आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, तो यहाँ पे बी की ट्रांजिशन है तो यहाँ पर भी एक शिफ्ट आ जाएगा। इस बी की ट्रांजिशन के कारण ये वाला शिफ्ट आ गया। अब देखो, कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे बस इसी के कारण है, पर इसके कारण टेबल में दो दो सेल में दो दो एंट्री क्रिएट हो जा रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट कितने यहाँ पे 2। जबकि आप मशीन को देखोगे तो मशीन को देख के लगेगा कि नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज 1, सिर्फ आई नॉट में। समझ रहे हो? पर आई नॉट के कारण एक ये वाले सेल और एक ये वाला सेल, इन दो सेल में आपकी डबल एंट्रीज आ गई। तो कंक्लूजन इज कि कन्फ्लिक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपकी मशीन सफिशिएंट है। बट इफ वी आस्क अबाउट हाउ मेनी कन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट, तो उसके लिए आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल इस चीज को अपन इरेज कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी LR0 जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो चुकी है, LR जो टेबल है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से अपन देख लेते हैं नोट्स के ऊपर। ठीक है, LR0 अपनी बिल्कुल ऐसी बनी थी। हाँ, इसको बोल देते हैं हम एक्शन, इसको हम बोल देते हैं गो टू। एस का मतलब होता है शिफ्ट, आर का मतलब होता है आपका रिड्यूस्ड। ये एक SR कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर भी आ जाता तो वो SR कन्फ्लिक्ट एक और हो जाता, ये एक्सेप्टेंस। अब देखो, LR0 टेबल का साइज कितना होता है भाई? सीधी सी बात है कि वो टेबल का साइज, ये टेबल का साइज कितना होगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ आपके सिंबल होंगे +1। +1 क्यों हुआ? डॉलर का। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्मिनल प्लस नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल +1। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों टर्मिनल कितने हैं, 2, प्लस नॉन टर्मिनल ये 1, प्लस डॉलर 1, तो 4 इंटू 2 3 4, 4 चौक 16। तो कितने साइज की टेबल बनी? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते गेट में। फिर नंबर ऑफ शिफ्ट एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्मिनल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ गो टू एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल ट्रांजेक्शन। स्टार्टिंग में जो भी बताया था मैंने कि शिफ्ट क्यों होगी, अगर हम टर्मिनल को पढ़ के कहीं जा रहे हैं तो वो शिफ्ट, नॉन टर्मिनल को पढ़ के कहीं जा रहे हैं तो वो नॉन गो टू। इसके बाद में ये गो टू की डेफिनेशन है, मतलब कि 0 स्टेट से ए को रीड करके अपन यहाँ पर जा रहे हैं, 2 स्टेट से बी को रीड करके हम अपन यहाँ पे जा रहे हैं। उसी तरीके से रिड्यूस्ड एंट्री, ये यहाँ पे डॉट स्टार लास्ट में आ गया तो ये रिड्यूस्ड एंट्री हो गई। ठीक है, ये सब कुछ नहीं, ऐसी डेफिनेशंस है। इस वाली टेबल को, टेबल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सिखा दिया, अभी आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं व्हाइल क्रिएटिंग दिस टेबल? सबसे पहले तो टेबल का स्ट्रक्चर बना दो, ढांचा बना दो, फिर उसके बाद में सारी शिफ्ट एंट्रीज भर दो, उसके बाद में गो टू एंट्रीज भर दो, उसके बाद में रिड्यूस्ड एंट्री भर दो। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला। सबसे पहले शिफ्ट एंट्री,
जितनी भी शिफ्ट एंट्री प्रेजेंट है ना वो भर दी, फिर गो टू एंट्री भर दी, फिर रिड्यूस्ड एंट्री भर दी, फिर एक्सेप्टेंस एंट्री भर दी। अब आप चेक कर लो कि किसी भी सेल में एक से ज़्यादा एंट्री है कि नहीं है तो कन्फ्लिक्ट है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बस आपकी LR0 जो ग्रामर की टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है आपकी SLR1 की टेबल। ठीक है, हमने आपको बताया था कि LR0 और SLR1 में जो है मशीन आपकी सेम रहती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन बदल जाती है। तो बस मशीन आपकी सेम है, मशीन आपकी ये थी तो अभी भी यही है। अब बस यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन बदलेगी तो यहाँ पे क्या बदल जाएंगी, एंट्रीज बदल जाएंगी। अब वो नई वाली एंट्री की हम बना लेते हैं, $A, $B, $S, I0, I1, I2, I3। ठीक है, ये अपनी कौन सी टेबल है, SLR1। अब देखो सबसे पहले क्या भरते हैं अपन, शिफ्ट एंट्री। तो I0 ए को लेके जा रहा है आपकी, ये मिट गए यहाँ से, I2 पे, तो ए को लेके जा रहा है आपकी I2 पे, शिफ्ट 2। फिर I0 एस को लेकर जा रहा है 1 पे, तो यहाँ पे आ गया कौन सी, गो टू एंट्री। फिर I0 के अंदर रिड्यूस्ड भी है। अब देखो क्या अंतर था कि LR0 टेबल में तो हमने रिड्यूस्ड आपके कंप्लीट के अंदर भर दिया, यहाँ पे अपन कंप्लीट के नीचे नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे किसके पीछे भरेंगे, जो पेरेंट वाला था ना उसके फॉलो के नीचे भर देंगे। जैसे ये जो था ये रिड्यूस किसको कर रहा है, एस गिव्स डॉट, ये वाली प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस्ड हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रही है, इसका पेरेंट कौन है, एस। तो एस का जो फॉलो वाला है उसके नीचे आप रिड्यूस्ड भर दो। एस का फॉलो, एस क्या है आपका पेरेंट है, तो फॉलो ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे फॉलो ऑफ एस क्या होगा आपका, डॉलर होगा, उसके नीचे आपने रिड्यूस्ड भर दिया, तो यहाँ पे क्या भर दिया, रिड्यूस्ड। ठीक है, लॉजिक चाहिए क्या, बता दूं, चलो बता देता हूँ। जो कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन याद करो, LR0 में क्या कहते थे, LR0 में हम क्या कहते थे कि अगर SR है तो है, LR है तो है, कन्फ्लिक्ट है। SLR में क्या होता था कि अगर RR है तो फॉलो सेट कंप्यूट कर लो, फॉलो सेट का इंटरसेक्शन हाँ तो RR हाँ, इंटरसेक्शन फाइ ना तो RR ना। सिमिलरली SR भी वहाँ पे बदल जाता था, सेम यहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे किसकी वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा थी, फॉलो सेट की, वहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा थी, फॉलो सेट की। सेम यहाँ पे टेबल में भी कि अगर यहाँ पे रिड्यूस्ड एंट्री आ रही है तो चेक करो कि वो फॉलो क्या था। ठीक है, अब फॉलो था उसके ही नीचे रिड्यूस डालो, बाकी किसी के नीचे नहीं डालो। कनेक्ट कर पा रहे हो अपने जो कॉन्सेप्ट से वो कनेक्ट कर पा रहे हो, बिल्कुल सेम। I1 देखो, I1 क्या कर रहा है, कुछ पढ़ लिख नहीं रहा, केवल और केवल रिड्यूस्ड ही है। रिड्यूस्ड आपकी ये वाली एंट्री है, सॉरी इसको रिड्यूस थोड़ा ना बोलते हैं, इसको तो एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो एक्सेप्टेंस आती है आपकी डॉलर के नीचे, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई। अब I2 आपकी बी को पढ़ के कहाँ जा रही है, I3, तो I2 बी को पढ़ के कहाँ चली गई, I3, शिफ्ट 3। फिर I2 जो है वो रिड्यूस्ड नहीं है, फिर I3 जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड कहाँ पे हो रही है, एस के कारण रिड्यूस्ड हो रही है, एस के फॉलो सेट में क्या आ रहा है आपका, डॉलर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक रिड्यूस्ड एंट्री आ गई। अब आप देखो इस पूरी की पूरी टेबल में कोई सेल है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्री वो है, एक से ज़्यादा कोई भी सेल है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्री है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका SLR1 ग्रामर है, नो कन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ गए, बस यही करना है, सब LR0 टेबल जैसा ही बनाना है, बस रिड्यूस्ड एंट्री को फॉलो ऑफ एस के नीचे भर दो, बस यही करना है। अब थर्ड अपना टॉपिक है अपना LALR टेबल। LALR टेबल और CLR टेबल एग्जैक्ट सेम है। एग्जैक्ट सेम क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे मशीन डिफरेंट हो जा रही है, मशीन डिफरेंट हो जा रही है तो कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन सेम है, कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन सेम है तो टेबल सेम है। LR0 और SLR1 में तो कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन अलग अलग थी, इसलिए टेबल अलग अलग थी। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन ही सेम है तो टेबल सेम होगी। ठीक है, बस बनाना सीख लेते हैं। तो LALR की टेबल कौन सी होगी, CLR की टेबल कौन सी होगी,
अगर LALR की मशीन को देख के अपन टेबल बना रहे हैं तो वो LALR की टेबल, CLR की मशीन को देख के हम टेबल बना रहे हैं तो CLR की टेबल, बस क्लियर। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, यहीं पे देख लेंगे। चलो देख लेते हैं। सब SLR जैसा ही बनाना है, बस रिड्यूस्ड एंट्री भरने के लिए लुक अहेड देखेंगे। कनेक्ट करो अपनी कन्फ्लिक्ट के टॉपिक। ठीक है, LR0 में क्या कहते थे कि नॉर्मली SR मिलकर कन्फ्लिक्ट हो गया, RR मिलकर कन्फ्लिक्ट हो गया। फिर आया SLR, उसमें हम क्या कहते थे कि भाई पेरेंट के फॉलो सेट को देखना शुरू कर दो अगर रिड्यूस्ड है तो। सेम यहाँ पे भी हुआ। फिर आया LALR, LLR में क्या कंसेप्ट आ गया, लुक अहेड का कंसेप्ट। LLR और CLR में क्या कंसेप्ट आ गया, लुक अहेड का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले LR0 की टेबल में रिड्यूस जो है वो सब जगह भर दो, SLR की टेबल में रिड्यूस जो है वो फॉलो सेट के नीचे भरो, CLR और LLR की टेबल में रिड्यूस जो है वो लुक अहेड के नीचे भरो, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो जैसे ये था अपने पास, तो आई नॉट एस को पढ़ के 1 पे, तो आई नॉट एस को पढ़ के 1 पे, फिर आई नॉट ए को पढ़ के 2 पे, आई नॉट ए को पढ़ के S2 पे। फिर आई नॉट के अंदर कोई रिड्यूस्ड हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस्ड। अभी रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसका लुक हेड क्या था, डॉलर, तो डॉलर के नीचे रिड्यूस डाल लो, तो डॉलर के नीचे क्या डाल दिया, रिड्यूस्ड। सिमिलरली I1 केवल एक्सेप्ट है तो डॉलर के नीचे एक्सेप्ट। I2 केवल और केवल B को पढ़ के I3 पे जा रहा है तो B को पढ़ के S3। I3 केवल और केवल आपका रिड्यूस कर रहा है, लुक हेड क्या है, डॉलर, तो डॉलर के नीचे डाल दिया लुक हेड, हाँ डॉलर के नीचे डाल दिया अपना रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो कोई ना कोई भी आपके पास वो है, कोई भी आपके पास ऐसा सेल है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्री हो, नहीं है। अब सेल ही नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा एंट्री हो, इसका मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है। कन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये LLR ग्रामर है, बस समझ गए आप। CLR का भी पार्सर ऐसे ही बनता है। ठीक है, बेसिकली कायदे में तो पहले CLR का होता है मशीन, फिर उसका पार्सर बनता है, फिर CLR में अगर आपका लुक है डिफरेंट हो पर आपकी बाकी का सब कुछ एग्जैक्ट मैच करे तो उसकी स्टेट्स को आप मर्ज कर देते हो, तो वो आपकी मशीन बन जाती है LLR की मशीन। तो अब ये बेसिक आपका डिफ्रेंसिएशन है। तो 3 तरीके के पार्सर हमने पढ़ लिए बेसिकली, LR0, SLR1, CLR और LALR, क्योंकि इन दोनों का पार्सर सेम होता है। तो इन तीनों में आपने क्या देखा कि शिफ्ट एंट्री, गो टू एंट्री भरने का तरीका एग्जैक्ट सेम, एक्सेप्टेंस को भरने का भी तरीका सेम, डिफरेंट क्या है अपना रिड्यूस्ड एंट्री को भरने का तरीका। तो अगर आपका LR0 है, आई स्टेट के अंदर ये रिडक्शन प्रेजेंट है, तो आई स्टेट के करस्पॉन्डिंग जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब में रिड्यूस डाल दो। अगर SLR है तो आई स्टेट के अंदर रिड्यूस किया तो पेरेंट्स के फॉलो के नीचे अपना रिड्यूस डाल दो। CLR या LALR है तो जो लुक हेड है उसके नीचे अपना रिड्यूस डाल दो, बस इतना अंतर है। ठीक है, LR0 है सब में रिडक्शन डाल दो, सब में RR डाल दो। SLR है तो केवल फॉलो के नीचे RR डालो। CLR या फिर LALR है तो केवल जो लुक हेड है उसके नीचे RR डालो। ठीक है, ये अपना बेसिक डिफरेंट हो गया। ठीक है जी, फिर अपने पास ये टेबल आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कैसे याद रखना है, देखो नंबर ऑफ स्टेट्स, कौन से पार्सन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कौन से पार्सन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, CLR पार्सर सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें लुक हेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपकी प्रोडक्शन सेम है पर लुक हेड अलग अलग है तो वो आपकी अलग अलग स्टेट में पहुंच जाएगा। बाकी जितने भी पार्सर थे अपने पास LR0 SLR, उसमें तो लुक हेड था ही नहीं, लुक हेड था ही नहीं। तो अगर पेरेंट सेम है मतलब आपकी प्रोडक्शन सेम है तो वो सेम ही स्टेट में रहेंगे। LALR में भी अगर लुक हेड अलग अलग है पर प्रोडक्शन सेम है तो वो मर्जिंग हो जाएगी। तो मतलब LR0 SLR और LALR इन सब में बराबर नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे और कम रहेंगे। पर CLR एक इकलौता ऐसा पार्सर है जिसमें अगर प्रोडक्शन सेम है पर लुक हेड अलग अलग है तो वो आपका स्प्लिट कर देगा स्टेट को। ठीक है, तो इसका मतलब CLR में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी और LR0 SLR और LLR में CLR से कम या फिर बराबर नंबर ऑफ स्टेट रहेंगी। ठीक है, तो पहला आपका नंबर ऑफ स्टेट्स का ऑर्डर ये आ गया कि LR0 इक्वल्स टू SLR इक्वल्स टू LLR इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू आपका CLR। कैसे आया अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक्सप्रेसिव पावर, एक्सप्रेसिव पावर क्या होता है कि कोई भी पार्सर कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को पार्स कर सकता है विदाउट शोइंग एनी कन्फ्लिक्ट, वो होती है उसकी एक्सप्रेसिव पावर।
मैंने आपको बताया था कि आपको किस सीक्वेंस में याद रखना है, LR0, SLR1, LLR1, CLR1, ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सप्रेसिव पावर बढ़ती है, नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, पावर बढ़ती है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे कम पावर किसकी, LR0, फिर उसके बाद किसकी है, SLR की, उसके बाद किसकी है, LLR की, और उसके बाद किसकी है, CLR की। फिर CFG, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, CLR की। तो सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा बड़ा सेट कौन सा हो गया आपका, बना देता हूँ, CLR, फिर LLR, फिर SLR, और फिर यहाँ पे आ गया आपका LR0। अब देखो, अगर कोई ग्रामर आपकी LR0 है तो वो ग्रामर आपकी SLR1 भी होगी, वो ग्रामर आपकी LLR भी होगी, वो ग्रामर आपकी CLR भी होगी, वही आपकी CFG कह रही है। फिर उसके बाद में टेबल का साइज, ठीक है। टेबल का साइज क्या होता था, नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्मिनल प्लस नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल प्लस डॉलर प्लस 1 बेसिकली। अब देखो, कोई भी ग्रामर में नंबर ऑफ टर्मिनल फिक्स्ड है, नॉन टर्मिनल भी फिक्स्ड है, और डॉलर तो एक फिक्स है ही है, पर इधर नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी बदल रहे हैं विद ग्रामर, विद पार्सर, ठीक है, विद पार्सर नंबर ऑफ स्टेट्स बदल रहे हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा उसमें टेबल का साइज बड़ा, नंबर ऑफ स्टेट्स किस में ज़्यादा है, CLR में, इसका मतलब टेबल का साइज सबसे बड़ा किसका रहेगा, CLR। बाकी तीनों में नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, एग्जैक्ट सेम, इसका मतलब बाकी तीनों का टेबल का साइज क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम। तो वही यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, LR0 टेबल इक्वल्स टू SLR टेबल इक्वल्स टू LLR टेबल इज लेस देन इक्वल्स टू CLR टेबल। फिर शिफ्ट एंट्री, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग कि CLR में आपका स्टेट ज़्यादा रहता है, स्टेट ज़्यादा रहता है तो आपकी क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि लुक हेड अलग अलग होता है तो भी स्प्लिट कर देते हैं। अब स्टेट ज़्यादा रहता है तो आपकी शिफ्ट एंट्री ज़्यादा होती है। सिमिलरली गो टू एंट्रीज, सेम लॉजिक। अब आता है रिड्यूस्ड एंट्री। रिड्यूस्ड एंट्री को देखो, इसका लॉजिक डिफरेंट है। इसका लॉजिक डिफरेंट कैसे है कि जब हमने LR0 की टेबल देखी थी तो उसमें हम क्या भर रहे थे, सबके नीचे RR भर दे रहे थे, इसका मतलब LR0 में सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड एंट्री हो। फिर SLR, क्यों SLR में, क्यों, क्योंकि उसमें केवल फॉलो के नीचे RR भर दे रहे थे। फिर LLR, LLR में क्या कर रहे थे हम, और LLR और CLR में क्या कर रहे थे, केवल हम रिड्यूस्ड केवल हम लुक हेड के नीचे RR भर रहे थे, ठीक है। अब जो अपने पास CLR था, CLR था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो लुक हेड था उसका यूनियन नहीं था। अगर लुक हेड अलग अलग है तो वो अलग अलग स्टेट में है। इसका मतलब जो, जैसे ये दो स्टेट हैं, ये दो स्टेट हैं, इसका लुक हेड यहाँ पर है, इसका लुक हेड यहाँ पर है, तो इसकी जो रिड्यूस्ड एंट्री आएंगी वो इसके लुक हेड के नीचे ही आएगी, इसकी जो रिड्यूस्ड एंट्री आएगी वो इसके लुक हेड के नीचे आएगी। पर LLR में क्या हुआ, लुक हेड आपका यूनियन हो गया। लुक हेड यूनियन क्या हो गया, तो क्या पता चला कि अगर पहले लुक हेड 1 था तो अब लुक हेड यूनियन होकर हो सकता है आपका 4 हो गए, लुक हेड में आपके 4 सिंबल हो गए। तो अगर पहले रिड्यूस्ड एंट्री 1 आ रही थी तो अब कितनी रिड्यूस्ड एंट्री आएंगी, 4 आएंगी। तो इसका मतलब LLR में रिड्यूस्ड एंट्री कितनी हुई, CLR से ज़्यादा हुई, या तो बराबर होंगी या तो ज़्यादा होंगी। अगर यूनियन आ रहा है तो आपकी ज़्यादा होंगी, यूनियन नहीं आ रहा तो आपकी बराबर होंगी, बस ये देखना है। तो LR0 की रिड्यूस्ड एंट्री सबसे ज़्यादा, फिर SLR की, फिर LLR की, फिर CLR की। तो अब आपने क्या करना है कि इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और इस एक ही क्वेश्चन को आप फिर से अपने कॉपी पे ट्राई करें और उसकी तीनों टेबल बना के देखें, ठीक है। 3 बनाएंगे तो भी चल जाएगा, 3 बनाकर देखें। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने बॉटम अप पार्सर को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। बस एक ही पार्सर बचता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम उसी एक पार्सर को पूरा डिटेल में 1 शॉट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।